हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम 11th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और इसमें हमने प्रीवियस सेशन में 3 चैप्टर को डिस्कस किया था। और आज हम 4th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम बेसिकली महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में देखेंगे। यानी जो अर्थ का आउटर मोस्ट जो सरफेस है, लेयर है, यानी जो क्रस्ट पार्ट है, उसमें उसके ऊपर जो महासागर और महाद्वीपों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनका जो इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ। और ये प्रोसेस था प्रेजेंट टाइम में जो हमें लैंड टोपोग्राफी दिखती है, प्रशांत महासागर दिखता है, उसी प्रकार से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप दिखते हैं। तो ये इनके बनने का प्रोसेस क्या था, कौन कौन से जियोग्राफर्स थे, कौन कौन से जो जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, और जो प्रेजेंट टाइम में हम जो लैंड सरफेस का जो पोर्शन देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने दिखता है, उसका बनने का जो प्रोसेस था वो क्या था। तो ठीक इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम के साथ में अच्छी तरह से इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और जो भी डिटेल है, जो भी प्रोसेस है, जो डायग्राम है, 3D डायग्राम है, इनकी सहायता से इस पूरे चैप्टर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप इस पूरे चैप्टर को जो डिस्कशन है उसका पूरा सेशन है पूरा देखना, अच्छे से समझ में आएगा आपको महाद्वीपों और महासागरों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में। तो चलिए, शुरुआत में कुछ बेसिक बातें दी हुई होती है जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के प्रति वो बनाने के लिए। तो इसमें दे रखा है कि पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ विषय के बारे में पढ़ा, हमने जियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और हमने जो सियाल, सीमा और निफ है, जो 3 लेयर बनती है पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर की, उसको हमने डिटेल से देखा था। ठीक है। अब आप संसार के मानचित्र से भी परिचित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% जो भाग है वो महाद्वीप है, और बाकी महासागर फैले हुए हैं। यानी 29% तो लैंड पोर्शन है, और बाकी जो 71% जो पोर्शन बचता है वो ओशियन पोर्शन है। ठीक है। तो इसी प्रकार से महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आप आज मानचित्र में दिखाई देते हैं, हमेशा ऐसे नहीं रही। ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में हम जो वॉल मैप है उसमें जो महाद्वीप और महासागरों की लोकेशन देखते हैं, वो शुरुआत में ऐसी नहीं थी, कुछ चेंजेस थे उनमें। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। यानी जो प्रेजेंट टाइम में हम सिचुएशन देखते हैं वो न तो पहले ऐसी थी और न आगे ऐसी रहने वाली। यानी जो चेंजेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। अगर ऐसा है तो प्रश्न ये है कि पूरा काल में इसकी अवस्थिति कैसी थी। यानी जो प्रीवियस ईयर थे, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने करोड़ों लाखों वर्षों में टाइम स्केल को पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000 साल पुरानी बात है, यानी 10 लाख 5 करोड़ पुरानी बात। ठीक है। और आने वाले 5 लाख 10 लाख या 5 करोड़ बाद में क्या सिचुएशन रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो इसकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, यानी जो टोपोग्राफी का जो लोकेशन है उसमें चेंजेस क्यों होते हैं और ये चेंजेस कैसे होते हैं। यदि यह सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक ये सब कैसे जानते हैं। यानी जो जो भूवैज्ञानिक थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, जो जियोग्राफर्स थे, उन्होंने ये अनुमान कैसे लगाया इसके बारे में। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न इस अध्याय के विषय है। यानी हम जो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसमें बेसिकली 3 4 क्वेश्चन है जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में राइज किए गए हैं। ठीक है। पहला ये है कि कुछ पोर्शन है वो महाद्वीपों के अंदर है, और कुछ पोर्शन है जो महासागरों के अंदर है। ठीक है, मतलब डिवाइड है। अब ये महाद्वीप और महासागर का पोर्शन है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में यदि जो हमें दिख रही है सिचुएशन, यदि ये चेंजेस होगा तो आने वाले टाइम में किस टाइप का चेंजेस होगा, और पास्ट में यानी प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के जो लैंड फॉर्म्स थे, और प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे इन्होंने प्रेजेंट टाइम का जो आकार लिया है। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने जो डिमार्केशन किया प्रेजेंट टाइम में, जो टोपोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स है उनका किस आधार पर किया, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी उनको माइंड में रख के ये सारी चीज़ें डिटेल से ड्रॉ की थी मैप पे, वर्ल्ड मैप पे जो वॉल मैप बनाया है प्रेजेंट टाइम का। ठीक है। तो उसको हम इस चैप्टर में डिटेल से देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो टर्म है वो है महाद्वीपीय प्रवाह, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यानी प्रवाह का मतलब है एक स्थान से दूसरी स्थान पर गमन करना या दूसरी तरफ जाना। अब यहाँ पे कुछ जो इनिशियल फेज है उसकी जो हिस्ट्री है उसको देखते हैं एक बार। यानी अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इन
इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा आश्चर्यजनक सममिति यानी सिमेट्री है, यानी दोनों की जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे से मेल खाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मैप में देखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, जैसे इस वाले में देखते हैं, तो ये पोर्शन यहाँ से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और यहाँ से ये पोर्शन इधर इस साइड में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। तो ये किस मतलब आधार मतलब जो इसकी जो सममिति है उसके बारे में बात कर रहा है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप एवं अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है। यानी जो उत्तरी अमेरिका और जो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका है जो यूरोप और अफ्रीका के साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे मत व्यक्त किए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि विश्व के सॉरी विज्ञान के इतिहास में ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस, ठीक है, अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। यानी जो सबसे पहला जो माइंड में ख्याल आया किसी भी जियोग्राफर्स के या किसी भी मानचित्रवेत्ता के, ठीक है, कार्टोग्राफर के बारे में बात करते हैं, तो वो अब्राहम ऑर्टेलियस था, ठीक है। और ये बात इन्होंने 1596 में की थी। ये डच एक मानचित्रवेत्ता थे। एंटोनियो एंटोनियो पेलेग्रिनी एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया, ठीक है। या जो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, इन तीनों महाद्वीपों को एक जगह दिखाया इन्होंने। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया, ठीक है। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है, यानी जो ओशन और जो कॉन्टिनेंट है इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले, जो होलिस्टिकली कहने का मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे पहला मत था वो अल्फ्रेड वेगनर ने व्यक्त किया था, ठीक है। तो इससे पहले ये दो विद्वान थे, अब्राहम ऑर्टेलियस और एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है, इन्होंने अलग अलग मत प्रतिपादित किए थे। अब यहाँ पे महादेव के सिद्धांत जो विस्थापित सिद्धांत है इसके बारे में बात करते हैं कि इस सिद्धांत की उदाहरण आधारभूत संकल्पना ये थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे, यानी जो प्रेजेंट टाइम के जो महाद्वीप है वो इसी भूखंड के भाग थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने महाद्वीप को पेंजिया कहा और महासागर को पैंथालासा कहा, ठीक है। तो जो महाद्वीपों का पोर्शन था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं वो पेंजिया नाम से जाना जाता था, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने जो टर्म यूज की थी सुपर कॉन्टिनेंट के लिए, जो महाद्वीप के लिए, वो थी पेंजिया, ठीक है। तो जैसा कि इसे नाम से जो प्रतीत होता है, जैसे पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है। और इसी प्रकार से जो विशाल महासागर था, यानी ये पेंजिया है, इसके चारों ओर जो विशाल महासागर है उसको बोलते थे पैथालासा, ठीक है। तो जिसका अर्थ होता है जल ही जल, यानी चारों तरफ जल का जो आवरण है। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप यानी जो पेंजिया है उसमें विभाजन प्रारंभ हुआ, और पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप महाद्वीप पिंडों जैसे, एक तो था लोरेंसिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड, क्रमश से उत्तरी और दक्षिणी भूभागों के रूप में विभक्त हुआ, ठीक है। अब इस वाले मैप को देखते हैं। तो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने ये बात बोली थी कि जो ये सुपर कॉन्टिनेंट है, कहने का मतलब जो लैंड जो पोर्शन है इसको इन्होंने पेंजिया के नाम से व्यक्त किया था, ठीक है। और जो चारों तरफ में जो जलीय पोर्शन था इसको इसने अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप के सॉरी महासागरों के रूप में इंगित किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोला है कि जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के रूप में, जैसे इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो लॉरेंसिया है, तो प्रेजेंट टाइम में जो नॉर्दर्न अमेरिका और यूरेशिया, ठीक है, यानी यूरोप और एशिया है उसको लॉरेंसिया के रूप में जानते हैं। और जो गोंडवाना लैंड है जिसमें साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर, इंडियन जो प्लेट है मेडागास्कर है, अंटार्कटिका है, और जो ऑस्ट्रेलियन जो लैंड सरफेस है, ठीक है, ये सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये जैसे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में जो पोर्शन था उसको लॉरेंसिया कहते हैं और दक्षिण में जो पोर्शन था उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेंसिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गया जो आज के महाद्वीपों के रूप में महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में उनके प्रमाण भी प्रस्तुत किए, और इसमें से कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी एक बार उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो अल्फ्रेड वेगनर थे इन्होंने माइंड में दो चीजें सोची थी, ठीक है। पहली चीज तो ये सोची कि जो प्रेजेंट टाइम में जो लैंडफॉर्म्स है, इन्होंने मतलब शुरुआत में दो बेसिक अवधारणा दी, और इन्होंने पहली बात ये मानी थी इन अल्फ्रेड वेगनर ने अपने माइंड में ये चीज सोची थी कि जो
जो महाद्वीपों का विस्थापन है उससे पहले उन्होंने एक चीज और सोची थी कि जो क्लाइमेटिक बेल्ट होते हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उसी प्रकार से जो उच्च अक्षांश है वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो वैगनर महोदय ने शुरुआत में माइंड में ये चीज सोची कि ये जो चेंजेज आ रहा है वो जो जलवायु बेल्ट है उनके डायरेक्शन, उनकी जो मूवमेंट है वो उसके चेंज करने की वजह से अलग अलग टाइप के जो जलवायु के कहने का मतलब बेल्ट बनते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने मतलब जो सूर्य की जो एंगल है पृथ्वी के सापेक्ष, जो सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो एंगल है पृथ्वी की सरफेस के सापेक्ष, उसको बाद में उन्होंने स्टडी किया और पाया कि जो सोलर एंगल है पृथ्वी के सापेक्ष जो सूर्य का इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो फिक्स रहती है। कहने का मतलब सूरज है जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही सीधा चमकता है, इसके न तो उत्तर में जाता है न साउथ में जाता है, यानी कर्क रेखा के न तो उत्तर में जाता है सूरज। उत्तर में जाने का मतलब है कि जो डायरेक्ट जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो या तो कर्क रेखा पे बनाएगी या मकर रेखा पे बनाएगी, इससे ऊपर या मतलब नीचे नहीं जाएगी उत्तर दक्षिण में, ठीक है। तो बाद में जो ये हाइपोथेसिस थी जो क्लाइमेटिक बेल्ट के चेंज होने की, बाद में इन्होंने इसको नकार दिया, ठीक है। तो इसके बाद में इन्होंने एक दूसरा जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपने माइंड में मानी थी वो थी महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है। अब महाद्वीपीय विस्थापन का बाद में उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए बहुत सारे एविडेंस दिए थे, ठीक है, जिसमें सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी कि जो क्लाइमेटिक बेल्ट है उनके जो डिवीजन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुरुआत में अल्फ्रेड वेगनर ने बात अपने माइंड में सोची थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपने अपने आधार पर ही उस बात को नकार दिया और बोला कि जो क्लाइमेटिक बेल्ट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ये जो महाद्वीप है वो ये विस्थापन कर रहे हैं, कहने का मतलब एक दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो एविडेंस है यानी प्रमाण है उसको देखते हैं। पहला है महाद्वीपों में साम्य, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका के आमने सामने की तटरेखा अद्भुत एवं त्रुटि रहित साम्य दिखती है। अब इससे पहले हम कुछ एक बार मैप देख लेते हैं वापस, ठीक है। शुरुआत में पेंजिया बोला था, जो स्थलीय भाग था उसको पेंजिया और जो जलीय भाग था उसको बोला पैंथावासा, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब बाद में पेंजिया दो पार्ट में टूट गया, जिसका उत्तरी पार्ट था वो था लॉरेंसिया और दक्षिणी पार्ट था गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो अब लोरेंसिया है, वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जब पेंजिया था तो पेंजिया किस टाइम था, 225 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद में जो ये डिवीजन हुआ था पेंजिया का लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड में, ये टाइम पीरियड लगभग 1500 सॉरी 150 मिलियन ईयर तक आते आते ये डिवीजन हो गया पूर्ण रूप से। उसके बाद में लगभग 100 मिलियन ईयर एगो ये जो डिवीजन है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे दरार दिख रही है आपको, ठीक है, ये लोरेंसिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच में यहाँ पे कहने का मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में जो गैप था वो बढ़ने लग गया लगभग धीरे धीरे, लगभग 50 मिलियन ईयर बाद में धीरे धीरे गैप बढ़ने लग गया। तो इसी प्रकार से जो यूरोप है और एशिया इधर बन गए। उसी प्रकार से जो सदर्न पोर्शन था उससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बन गए। और जो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो अर्थ है यानी जो टुडे प्रेजेंट टाइम में हमें दिखती है, जो वर्ल्ड मैप दिखता है वो इस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो 225 मिलियन ईयर एगो शुरू हुआ था और 150 मिलियन के आसपास गोंडवाना लैंड और लॉरेंसी अलग हो गए। उसी प्रकार से जो जो महाद्वीपों के बनने का प्रोसेस है वो ये लगभग 100 मिलियन ईयर, यानी शुरू तो यहाँ पे भी हो गया था 150 के आसपास भी, लेकिन जो स्पष्ट जो अवस्था थी वो इस टाइम में मतलब 100 मिलियन ईयर के आसपास क्लियर होने लगी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो एविडेंस की बात कर रहा है इसमें बोल रहा है कि दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलार्ड ने एक जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने कुछ प्रूव किया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अंटार्कटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया तथा तटों का ये साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की ये कोशिश आज की तटरेखा के सापेक्ष अपेक्षा 100 फेदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई, यानी जो 100 फेदम गहराई है समुद्र में वहां से उन्होंने एविडेंस लिया और अपना जो मानचित्र था वो बनाया था, ठीक है। किसने बनाया, बलार्ड ने बनाया 1964 में, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। यानी अल्फ्रेड वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बाद में इन्होंने एक चीज सोची थी और उन्होंने सही चैलेंज करने का कोशिश किया होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अल्फ्रेड वैगनर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने जब ये चीज प्रूव की कि हाँ जो जो महासागरीय गहराई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए, कुछ यहाँ से किए, कुछ यहाँ से, तो इन्होंने कुछ साम्यता पाई कि हाँ एक्चुअली में यहाँ की जो स्ट्रक्चर है रॉक्स की और जो केमिकल कंपाउंड है वो मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो नेक्स्ट है महासागरों के पार
चट्टानों की आयु, अभी ये अल्फ्रेड वेगनर की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो महासागरों के पार चट्टानों की आयु, आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण यानी जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग सिस्टम है विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों के चट्टानों का निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ करोड़ वर्ष प्राचीन सेल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट से मिलती है। यानी जो ये वाला पोर्शन है ब्राजील कोस्ट और जो अफ्रीका का पश्चिमी कोस्ट है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो चट्टानें मिलती है वो इस वाले रीजन में भी इनकी जो केमिकल कंपोनेंट है, जो गुणधर्म है चट्टानों के, वो सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ के जो आपस में मेल खाती है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप यानी जो जुरासिक काल के जो निक्षेप है वो भी सिमिलर है। इससे पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी, ठीक है। यानी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे जो महासागर दिख रहा है बीच में गैप, ये जुरासिक टाइम से पहले नहीं था, ठीक है। अब उसी प्रकार से आगे है टिलाइट, ठीक है। अब टिलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती है। हिमानी निक्षेप का मतलब है कि पहले किसी भी रीजन में, जैसे प्रेजेंट टाइम में फॉर एग्जांपल जो आर्कटिक या अंटार्कटिक महासागर जो महाद्वीप है, सॉरी, वहाँ पे बर्फ की चादर जमी हुई है, मतलब जो परत है वो जमी हुई है। अब इमेजिन करो वो चादर बिल्कुल पिघल जाए और एक लैंड सरफेस के रूप में निकल कर आए, तो वहाँ पे जो बर्फ की चादर में जो दबे हुए जो कंकड़ है, जो अवसाद है, वो जमा होंगे, तो उसको हम औषधि चट्टाने के रूप में बोलेंगे, क्योंकि वो अभी तो बर्फ में दबे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बर्फ पिघलेगी और एकदम लैंड सरफेस के रूप में टोपोग्राफी निकल कर आएगी, तो वहाँ पे कुछ हिमानी निक्षेपण की जो अवस्थाएं हैं वो देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो टिलाइट्स होते हैं वो हिमानी निक्षेपण है, याद रखना, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी की तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध की 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी आगे देख रहे हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट्स हैं जो विस्तृत एवं लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। हिमावरण का मतलब है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में जो आर्कटिक है, नहीं, आर्कटिक तो महासागर हो गया, सॉरी, मैं बार बार कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको भी। जो अंटार्कटिका है, ठीक है, अब यहाँ पे एक जो हिम आवरण है, ठीक है। तो आने वाले हजारों लाखों साल बाद में, करोड़ों साल बाद में जो अंटार्कटिक है, ठीक है, यहाँ पे जो बर्फ पूरी पिघल जाएगी, तो यहाँ पे जो लैंड सरफेस है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्थलाकृतियां बनेगी वो प्रेजेंट टाइम में जैसे हम सरफेस पे देख रहे हैं वैसी देखेगी कुछ, ठीक है। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। जैसे इस मैप को देखते हैं एक बार, यहाँ पे टिलॉइट्स की बात कहाँ है, यहाँ पे फॉसिल्स है, लेकिन यहाँ पे चीज दे नहीं रखी इस डायग्राम में। तो यहाँ पे मिलती है। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की ये समानता स्पष्ट करती है कि स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही होगी। हिमानी निर्मित टिलाइट्स चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। अब अगर इस मैप को देखते हैं, ठीक है। अब जो इनिशियल फेज में मैप डिस्कस किया था हम, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये शुरुआत में एक था, मतलब कॉमन था, यहाँ पे देखो इस पे, एक मिनट, जो ये वाला मैप देखो, ये वाला पोर्शन है वो पूरा एक आपस में मिला हुआ है, ठीक है। तो जिस समय ये पेंजिया था, तो इमेजिन कीजिए पेंजिया के टाइम में यहाँ पे बर्फ जमी हुई थी, लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे विविध डायरेक्शन में मूव करने लगा और कालांतर में ये इतने पोर्शन में मूव कर गया। और प्रेजेंट टाइम में जो चीजें दिख रही है, एक तो जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। तो फॉकलैंड द्वीप है वो यहाँ पे है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये चारों पांचों चीजें हैं जो कालांतर में एक थी, बाद में ये विविध डायरेक्शन में मूव कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिलाइट के निक्षेप पाए जाते हैं वो समान है, कहने का मतलब, ठीक है। इसी वजह से ये बात बोली, यहाँ के जो टिलाइट है वो इन जगहों पे मिलते हैं। फिर है प्लेसर निक्षेप, जो प्लेसर डिपॉजिट्स है उनके बारे में देखते हैं कि घाना तट पर सोने की बड़े निक्षेप की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोनायुक्त सिराएं, ठीक है, जो गोल्डन बियरिंग विंस है, ब्राजील में पाई जाती है। अतः ये स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील के पठार से उस समय निकले होंगे, जो दोनों महाद्वीपों एक दूसरे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है जो गाना यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और जो ब्राजील का पठार है वो ये है, ठीक है। तो शुरुआत में ये दोनों जो लोकेशन है वो एक दूसरे से मिली हुई थी। हमें गोल्ड के निक्षेप है जो दोनों जगह मिलते हैं। उसी प्रकार से जीवाश्मों के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब यदि समुद्र अवरोध के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं की समानता प्रजातियां पाई जाती हो, तो उनके विवरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। यानी जो
यहाँ पे एक बार इसी मैप को देखते हैं वापस। अब यदि इस वाली यूरोपियन जो लोकेशन है और जो उत्तरी अमेरिका की जो लोकेशन है, यहाँ पे यदि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के यदि समान साक्ष्य मिलते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को क्लासीफाई करने की, कि बीच में इतना बड़ा महासागर है लेकिन ये दोनों लोकेशन पर सेम कैसे हैं जीवाश्म। ठीक है। अब यहाँ पे आगे एग्जांपल दिए हैं कि इस परीक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। अब यहाँ पे इस मैप में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया और अंटार्कटिका। ठीक है। इसी के बाद का जो फॉसिल्स एविडेंस है, जो टरासिक लैंड के रेप्टाइल्स है, इनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिक इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड यानी लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। अब ये लाइन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक तो हम जो गोंडवाना लैंड पढ़ते हैं, लॉरेंसिया पढ़ते हैं, उसी प्रकार से पेंजिया पढ़ते हैं, लेकिन ये जो लेमुरिया एक टर्म है, इसमें कौन कौन से पोर्शन है? एक तो भारत है, मेडागास्कर है और अफ्रीका है। ठीक है। ये तीन चीजें इसमें मिली हुई है। ठीक है। इसी को संयुक्त रूप से लेमुरिया कहते हैं। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल जल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील के इरावर सेल समूह। ठीक है। तो ये याद रखना, एक तो दक्षिणी अफ्रीका का केप प्रांत और जो ब्राजील में इरावर सेल समूह। ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मेसोसारस के जो निक्षेप है वो ब्राजील के इरावर सेल समूह में पाए गए हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछ लेंगे, इरावर सेल समूह कौन से देश में स्थित है? ठीक है। तो ये ब्राजील में स्थित है। दोनों स्थान आज एक दूसरे से लगभग 48,000 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, एक मिनट, यहाँ पे फॉसिल्स की बात कर रहे थे, वो कौन सा है? ठीक। ग्लोसोप्टिस और लेमुरिया। यहाँ पे फॉसिल्स रिमेन इन द फ्रेश वाटर रेप्टाइल मेसोसॉरस। हाँ, ये रहा। ठीक है। यहाँ पे मेसोसारस की बात कर रहे थे, ये मेसोसारस है। ठीक है। तो ये एक तो अफ्रीका के सदर्न पोर्शन में और यहाँ पे इरावर सेल समूह है ब्राजील का, यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो मेसोसॉरस के जो सोर्स है वो जो सॉरी एविडेंस है वो यहाँ पे मिलते हैं। उसी प्रकार से जो एक फॉसल सीमेन ऑफ साइनोगेनाथस, एक जो टेरासिक लैंड का रेप्टाइल्स है, उसके जो फॉसिल्स है वो हमें अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलते हैं। उसी प्रकार से जो एक फॉसिल्स ऑफ फर्न, ठीक है, ग्लोसोप्टेर्स फाउंड इन ऑल द सदर्न कंट्री कॉन्टिनेंट सो दैट दे वर वंस जॉइंट, यानी एक समय में वो आपस में जुड़े हुए थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, उसी प्रकार से अंटार्कटिका में मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं, उसी प्रकार से मेडागास्कर में, अफ्रीका में और दक्षिणी अमेरिका में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये टर्म है जो याद रखनी है, ये ग्लोसोप्टर्स। ठीक है, ग्लोप्सोटिड्स। ठीक है। तो ये कभी एग्जाम में पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा एक फॉसिल था जो जो गोल्डवाना लैंड का पूरा पोर्शन है उसमें मिलता है। ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है। ठीक है, मेसोसोर्स। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे यहाँ। ठीक है। जो प्रबल संबंधी प्रवाह संबंधी बल। ठीक है। अब ये तो हमने जो एविडेंस थे उनके बारे में देखा, एक तो हमने जीवाश्म के बारे में देखा, जो जीवाश्म का वितरण है उसके बारे में, प्लेसर निक्षेप के बारे में देखा, टिलाइट्स के बारे में देखा और महासागरों के पार चट्टानों की आयु की समानता के बारे में देखा। और एक कॉन्सेप्ट जिग्सा फिट है, शायद यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, एक मिनट। ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। जिग्सा फिट का मतलब है कि जो महासागरों के दोनों ओर जो चट्टानें हैं, जो स्थलाकृति लैंड फॉर्म है, वो आपस में, कहने का मतलब यदि ह्यूमन के पास कैपेसिटी तो नहीं है लेकिन यदि जोड़ना चाहिए तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका का पोर्शन है वो दक्षिणी अमेरिका से इस एंगल से जुड़ेगा। ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन है जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका, जो फ्लोरिडा से लेके और यहाँ जो वैंकूवर तक का, सॉरी वैंकूवर तो इस साइड में, सॉरी, जो हेलीफैक्स है। ठीक है। तो जो फ्लोरिडा से जो हेलीफैक्स है, इस वाली लोकेशन है, वो अफ्रीका के इस वाले पोर्शन में ऐड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है। तो इस ऐसा करके इसको एक कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं जिसका नाम है जिग्सा फिट। ठीक है। तो ये भी एक एविडेंस है अल्फ्रेड वेगनर का। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रवाह संबंधी बल है, जो ड्रिफ्टिंग है, वो अल्फ्रेड वेगनर ने कौन कौन से बताए थे? इसमें पहला तो इन्होंने बोला कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो प्रमुख कारण थे। पहला था पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, जिसको जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, यानी पोलर या ध्रुवीय बल या ध्रुवीय फ्लाइंग बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा है ज्वारीय बल।
अब सिंपल बात है, समझने की कोई बात नहीं है इस पे। पहला बोला है कि ध्रुवीय फ्लाइंग बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, इस वजह से ये ध्रुवीय फ्लाइंग बल क्रिएट होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, और उभार पृथ्वी का घूर्णन का कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, यानी जो टाइडल फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना है कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम है हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों बलों को ही महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा पर्याप्त नहीं मानते, ठीक है, मतलब अपर्याप्त जो डाटा है वो मानते हैं। अब वेगनर ने दो एक बात ये बोली थी, एक बार वापस यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, ठीक है। तो वेगनर ने क्या बोला, वेगनर ने दो चीजें बोली। पहला बल बोला उसने ग्रेविटेशनल फोर्स या पोलर फ्लाइंग फोर्स, उसकी वजह से उसने बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो विश्वत रेखा की तरफ जो मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, यहाँ पे स्थित है, और कालांतर में हम देखते हैं इंडिया थोड़ा ऊपर उठा और धीरे धीरे ये विश्वत रेखा को क्रॉस करके यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो जो महाद्वीपों का जो नॉर्दर्न साइड में जो विश्वत रेखा की तरफ मूवमेंट है, सॉरी नॉर्दर्न साइड में नहीं, क्योंकि उत्तर से भी जो यूरेशियन प्लेट है वो सदर्न की तरफ आ रही है, तो जो विश्वत रेखा की तरफ मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत में देखते हैं कि लोरेंसिया का जो पोर्शन था वो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका का आपस में टच था, उसी प्रकार से अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन टच था, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे पश्चिम की दिशा में मूव करने लगा, ठीक है। तो पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करने का जो जो फोर्स है, इसके पीछे वो फोर्स है वो है टाइडल, ठीक है। टाइडल फोर्स है वो इसको रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये दो फोर्स है, इसको याद रखना, यानी विश्वत रेखा की तरफ जो अट्रैक्शन था महाद्वीपों का कॉन्टिनेंट का वो था गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और जो पश्चिम दिशा की तरफ जो फोर्स लगा था वो था टाइडल यानी गुरुत्वाकर्षण सॉरी जो ज्वार बल है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये दो बल काम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट है संवहन धारा सिद्धांत यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी। अब ऐसा तो है नहीं कि वेगनर की बात बोलने के बाद में यहाँ पे रिसर्च नहीं हुआ, ठीक है, यानी वेगनर की बात महाद्वीपीय विस्थापन के बाद में तो यहाँ पे और ज्यादा फोकस हुआ इस सेक्टर में, क्योंकि पहले जो एंटोनियो पेलेग्रिनी और उनका बाद में बात की थी जो ऑर्टेलियस है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ मैप बनाया था, लेकिन बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रेज किया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, तो यहाँ पे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ था। तो उसी सिलसिले में जो आर्थर होम्स है उन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी 1930 के दशक में, और इन्होंने बोला कि ये रेडियो एक्टिव तत्व से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेटल भाग से उत्पन्न होती है। होम मतलब क्या उत्पन्न होती है, जो कन्वेक्शनल करंट है संवहनीय धारा है ये उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि में एक पूरे मेटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का एक तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। यानी अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि गुरुत्वाकर्षण बल और टाइडल फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रहा महाद्वीपों का, ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो अल्फ्रेड वेगनर का मत था उसको नकार दिया। लेकिन बाद में जो आर्थर होम्स है इसको सिद्ध करने के लिए, मतलब इसको सिद्ध तो नहीं करने के लिए लेकिन इसमें नवाचार लाने के लिए और एक्चुअली में रीजन जानने के लिए कि महाद्वीपों का विस्थापन किस वजह से हो रहा है, ठीक है, तो बाद में इन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी। अब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक बार इस डायग्राम से देखते हैं, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे इनर कोर है, आउटर कोर है, ठीक है। अब आउटर कोर और जो क्रस्ट पोर्शन है इसके बीच में मेटल है, ठीक है, मेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस्थेनोस्फेयर है, हमने जो लेस पढ़ी थी एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो लिथोस्फेयर है, ठीक है, ठीक है, ये लिथोस्फेयर है, जो क्रिस्टल जो पोर्शन है वो लिथोस्फेयर है, ठीक है। जो एस्थेनोस्फेयर है यहाँ पे क्या है कि जो कन्वेक्शनल करंट है सामान्य धाराएं हैं वो उत्पन्न होती है। वो कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, ये लगभग 700 किलोमीटर की जो थिकनेस है वहाँ पे ये सारा जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कन्वेक्शनल करंट है वो मूव कर रही है, ठीक है, बाद में ये दोनों डायरेक्शन में फट जाती है, सॉरी मतलब बाइफरकेट हो जाती है। जैसे ये आउटर कोर से उत्पन्न होती है और बाद में मतलब ये पूरा मैकेनिज्म है वो मेंटल में होता है, यहाँ पे कोर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोर और क्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये सारा काम मेंटल में होता है, ठीक है। तो इसमें ये कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होती है ये रेडियो एक्टिव जो तत्व है उनकी वजह से, ठीक है। तो बाद में ये बाइफरकेट हो जाती है। तो जैसे ये दोनों डायरेक्शन में बाइफरकेट होती है तो इसके साथ में प्लेटों का भी मूवमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो ये
स्ट्रक्चर है यहाँ पे मिड ओशनिक जो रिज है वो उसका निर्माण हो रहा है, जो कॉन्टिनेंटल नहीं सॉरी सागर नीतल पर जो प्रसार का सिद्धांत है हैरी हेजल का, वो इसी बेस पे आधारित है। ठीक है, तो आगे हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो दोनों डायरेक्शन में साथ में ऊपर जो स्थलीय मंडलीय जो स्थलीय भाग है वो भी इसके साथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये प्लेटें, यहाँ पे तो प्लेटें बनती है, यहाँ पे निर्माण होता है प्लेटों का दोनों साइड में। ठीक है, और यहाँ पे प्लेटों का विनाश हो रहा है दोनों साइड में। ठीक है, तो ये कन्वेक्शनल करंट का बेसिक मतलब सिद्धांत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला तो यहाँ है कि हीट इज जनरेटेड इन द अर्थ कोर बाई द डिकेंसी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड हीट रिमेनिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट जनरेट होती है, ठीक है, आउटर कोर से, सॉरी मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी कि आउटर कोर का कोई लेना देना, लेकिन यहाँ से जो डायग्राम दिया है उससे ऐसा ही प्रतीत हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हीट जनरेट होती है वो आउटर कोर से होती है, और यहाँ पे ये कन्वेक्शनल करंट के रूप में यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट लिखा है कि हीट स्लोली राइज थ्रू द मेटल टू द एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, जो मेटल में जो एस्थेनोस्फेयर है उसकी तरफ में हीट मूव करती है, आगे आगे बढ़ती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात बोली है कि द इंट्रक्शन ऑफ मैग्मा इनटू एन ओशनिक रिज पुशर द प्लेट वे। ठीक है, यानी जो जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो प्लेटों को पुश करता है दोनों साइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर बात बोली है कि प्लेट्स फ्लोट ऑन द कन्वेक्शनल करंट ऑफ द लिथोस्फेयर। जो लिथोस्फेयर की जो कन्वेक्शनल करंट है, जो ये डार्क पोर्शन में दे रखी है ब्लू कलर में, ये कन्वेक्शनल करंट है, तो इसके साथ में प्लेट भी मूव करती है दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, द कूलिंग स्लैब ऑफ डेंसर ओशनिक स्लैब सिंक इनटू द सबडक्शन जोन। तो जो कूलिंग स्लैब है, कहने का मतलब जो जैसे ही प्लेट आगे बढ़ती है तो यहाँ पे दूसरी प्लेट आ जाती है, तो ये दोनों आपस में टकराती है, तो ये क्या होती है, सबडक्शन जोन हो जाता है। यहाँ पे जो ओशनिक ट्रेंच बनते हैं ना, वो सबडक्शन जोन पे बनेंगे ऑलवेज, याद रखना। ठीक है, कभी आगे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे देंगे कि जो सबडक्शन जो सॉरी जो ओशनिक ट्रेंच है वो रिज जो मध्य महासागरीय जो कटक है वहां पे बनते हैं। ठीक है, तो वहां पे नहीं बनते हैं, ये सबडक्शन जोन पे बनते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो ट्रेंचों का निर्माण यहाँ होता है, मतलब यहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाती है, और जो नीचे प्लेट जाती है वो मेंटल में प्रवेश कर जाती है, बाद में पिघल जाती है। ठीक है, तो ये वापस इस कन्वेक्शनल करंट का पार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओसेनिक रिज है उसी प्रकार से ट्रेंच विथ सबडक्शन जोन। ठीक है, तो ये दोनों साइड में ये मतलब एक्टिविटीज होती रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी स्टेट दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज प्लेट्स दैट फ्लोट स्लोली ओवर द एस्टेनोस्फीयर। यानी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें एक बात बोली है कि जो एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर लिथोस्फीयर तैर रहा है। ठीक है, यानी जो ये लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, प्लेटों के रूप में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द कन्वेक्शनल करंट विद इन द मेंटल। ठीक है, जो ये फ्लोटिंग मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है और बाद में कन्वेक्शनल करंट के रूप में दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी वजह से ये प्लेटें मूव कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में बेसिक बात थी। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी आप सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोर्शन है इसमें नेक्स्ट है कि महासागरीय अधोस्थल का मानचित्रण। ठीक है, जो मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। अब महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधोस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं, वरन उनमें भी उच्चावच पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में महासागरीय अधोस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ था, जो नौसेना थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, तो एक दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए उन्होंने जो बॉटम रिलीफ है ओशंस के उनको भी मैपिंग की थी। ये दिखा है कि इसके अधोस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयां हैं जो प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई जाती है। यानी जो कटक है, हमने अभी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में जो रीच पढ़ा था ना, ओशनिक रीच, इनको कटक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यही है। तो महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानों में चट्टानों के काल निर्धारण यानी डेटिंग ने ये तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नहीं है। यानी जो महाद्वीपों पर चट्टानें पाई जाती है उनकी अपेक्षा महासागरीय कटक के आसपास जो चट्टानें पाई जाती हैं वो नहीं है अपेक्षाकृत। ठीक है, तो नवीन महासागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टाना जो कटक के बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। अब ये क्या बात बोली डिटेल में, एक बार इसको वापस समझते हैं। ठीक है, एक डायग्राम की सहायता से देखते हैं इसको। ये वाला डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिज का निर्माण हुआ है।
ठीक है, कटक का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे है, बाकी ये यहाँ पे ये प्लेटों की मूवमेंट की डायरेक्शन की वजह से ये दूर दूर है, ठीक है, बाकी ये कटक का निर्माण हो रहा है। तो ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा था उसका सिंपल मतलब ये है कि जो कटक का जो मिडल पोर्शन है, जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे नई चट्टानें पाई जाती है। जैसे जैसे हम दोनों डायरेक्शन में दूर जाते हैं, जितनी डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे इधर 10 किलोमीटर गए और इधर भी 10 किलोमीटर गए, तो 10 किलोमीटर के बाद में चट्टानों के गुणधर्म यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इनकी, चुंबकीय गुण है इनके, गुणधर्म है, ठीक है, वो दोनों की 10 किलोमीटर बाद में समान पाए जाते हैं। मतलब इधर भी केमिकल जो कंपाउंड है और जो गुणधर्म है, भौतिक रासायनिक गुणधर्म है, वो दोनों चट्टानों में दोनों तरफ समान पाए जाते हैं। फिर हम इधर 100 किलोमीटर आए, इधर भी 100 किलोमीटर आए, और यहाँ पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखी चट्टानों की, तो दोनों तरफ मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मिली वो लगभग इक्वल थी। तो हम मान सकते हैं कि ये प्लेटों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर आए इधर जो मध्य महासागरीय कटक से, और इधर भी 1000 किलोमीटर दूर आके फिर हमने यहाँ पे मेजरमेंट किया, तो बाद में हमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो एकदम सिमिलर पाई हमें, ठीक है, एकदम सिमिलर मिली थी हमें, ठीक है। तो इसके वजह से इनको मानते हैं कि जो जो रिज है, ठीक है, जो कटक है, कहने का मतलब उनके दोनों तरफ सेम लेंथ पे चट्टानों की आयु, चट्टानों की रचना से संबंधित जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर पाई जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। और इसी प्रकार से जो महासागरीय अधः स्थल है यानी ओशन फ्लोर है, उसकी यहाँ पे ये मैपिंग की हुई है, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं कि ये है आपकी समुद्र तल, ठीक है, ये जो जीरो है ये आपकी समुद्र तल है, यानी जो एवरेज जो समुद्र है, ठीक है, वो है। उसी प्रकार से जो एवरेज गहराई है समुद्र की वो इतनी है, यानी लगभग मान लेते हैं कि 1 2 3 4 यानी 400 मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे किलोमीटर लिखा है या मीटर, किलोमीटर लिखा है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर एवरेज डेप्थ है, ठीक है। उसी प्रकार से जो औसतन ऊंचाई है तल की, जो लैंड पोर्शन है वो औसतन इतना इतना ऊंचा है, ठीक है। एवरेज जो हाइट है मीन सी लेवल से, ठीक है। अब मीन सी लेवल से यदि महासागर की गहराई नापे, ठीक है, तो ये इतना गहरा है। कहीं पर कहने का मतलब जो मध्य महासागरीय कटक है, कहीं पर कुछ लैंड टोपोग्राफी ऊपर उठी हुई है, कहीं पर नीचे ट्रेंच बने हुए हैं, लेकिन जो औसतन डेप्थ है वो लगभग इतनी है। उसी प्रकार से जो लैंड सरफेस है वो औसतन उसकी ऊंचाई है वो इतनी है। अब हम लैंड सरफेस को केवल इतना सा माप रहे हैं और ओशन को इतना माप रहे हैं, क्योंकि ओशन का पार्ट भी तो ज्यादा है ना, 71% है, और लैंड पोर्शन है वो 29% है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ये भिन्नता है, ठीक है। जो हाईएस्ट उच्चतम पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, और जो गंभीरतम महासागर है यानी जो सबसे गहरा महासागरीय लोकेशन है वो जो मैरियाना ट्रेंच है वो 1122 मीटर गहरा है, ठीक है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है वो 8848 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो जो एलिवेशन यानी जो एल्टीट्यूड ना, जो एक हाइप्सोग्राफिक कर्व बोलते हैं, उसकी सहायता से हम ये जो एलिवेशन होता है उसको मापते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसके साथ में ये तो हमने देख लिया औसत ऊंचाई सरफेस की और औसत गहराई है जो महासागरों की, उसी के साथ में एक होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। सेल्फ का मतलब है कि जो महासागरों का जो छिछला पानी है उसके नीचे जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं उनका पोर्शन है। उसी प्रकार से महाद्वीपीय ढलान आती है, महाद्वीपीय ढलान के बाद में बेसिन आते हैं, ठीक है। बेसिन का मतलब जो मैदान होते हैं, महासागरीय मैदान है, ठीक है, वो आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ये ओशियन ट्रेंच आते हैं, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये 3D में आपको दिख रहा होगा, ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ढलान दिख रही है आपको, खाई दिख रही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो यहाँ पे रॉकी है, ठीक है, और यहाँ पे एंडीज है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मैरियाना खाई है, मैरियाना ग्रत है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, जो जापान है और यहाँ पे स्थित है। ये मैरियाना खाई है, ठीक है। यहाँ पे ये 1122 मीटर गहरी है। उसी प्रकार से जो माउंट एवरेस्ट है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये है आपका 8848 मीटर, ठीक है। तो ये 8848 मीटर तो मेन सी लेवल से हाइट है, और 11022 मीटर मीन सी लेवल से गहराई है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि दोनों के बीच में जो एलिवेशन का जो डिफरेंस है वो बेसिकली हाइप्सोग्राफिक कर्व से मापा जाता है, ठीक है। तो अभी आप जिस मैप को देख रहे हैं ये जो ओशन बॉटम टोपोग्राफी है वर्ल्ड की, ठीक है, उनको मतलब देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगले सेशन में हम डिटेल से देखेंगे कि ये जो हम जो भी पिक्चर देख रहे हैं, अभी हमने कटक का पढ़ा था, मध्य महासागरीय कटक का यानी रिज का पढ़ा था। तो ये जो लाइन दिख रही है ये अटलांटिक महासागर की है। उसी प्रकार से जो पैसिफिक ओशियन की है, उसी प्रकार से जो इंडियन ओशन की है, तो ये आपस में जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हम अगले सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक बार और ये अगली चीज़ें देख लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे।
जो महासागरीय अधः स्थल की बनावट है यानी ओशन फ्लोर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बनावट है, उसको देखते हैं एक बार। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियां अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित है, यानी हम जो महासागरों के बारे में पढ़ेंगे उस समय ये चीजें वापस एक बार डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो गहराई व ऊंचाई के आधार पर महासागरीय गर्त को तीन प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, अब जो महाद्वीपीय सीमा है यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो क्या है? ये महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग है, यानी महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार एवं गहरी महासागरीय खइयां आदि शामिल है। महासागरों एवं महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र का विशेष महत्वपूर्ण रोचक है। ठीक है, अब एक बार एक डायग्राम को देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये उसी की बात कर रहा है। एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात की थी, एक अबेसल प्लेन की बात की थी, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ठीक है, तो ये सबमरीन कैनियन है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप पर स्थित खाइयां हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है। ठीक है, तो हमने अभी कौन सी चीज पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी महाद्वीपीय सीमा। ठीक है, तो महाद्वीपीय सीमा में ये चीजें आती है। ठीक है, एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आती है। एक मिनट, हाँ गायब हो गया, एक मिनट, हाँ ये रहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और जो अबेसल प्लेन है, ये चीजें आती है। ठीक है, अबेसल प्लेन के बाद में यहाँ पे जो मिड ओशनिक रिज होती है, ठीक है, यहाँ पे प्लेटों का वापस निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। ठीक है, उसी प्रकार से जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, वो है वितलीय मैदान, यानी जो अबेसल प्लेन्स है। जैसे हम गंगा घाटी में मैदान देखते हैं, मिसिसिपी के मैदान देखते हैं, वैसे के वैसे मैदान जो महासागरों में भी बने हुए हैं। हम एक चीज और क्लियर कर लेना, जो लैंड सरफेस पे हमें टोपोग्राफी दिखती है, ऐसी की ऐसी टोपोग्राफी हमें महासागरों में भी मिलती है। ठीक है, तो अब ये है वितल मैदान। एक बार इसको देखते हैं कि ये विस्तृत मैदान महाद्वीपों के तट व मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं, यानी जो महाद्वीपीय तट है और महाद्वीपीय कटक है, इनके बीच में पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। अब ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा जो प्लेन मैदान दिख रहा है हमें, ठीक है, ये अबेसल प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोपोग्राफी बनी हुई है, गेओट बने हुए, मतलब जो फ्लैट टोपोग्राफी है, जो जल में डूबे हुए हैं। ठीक है, जो वॉल्केनिक आइसलैंड है, कहने का मतलब जो जल से बाहर आ गए वो द्वीप बन गए, और जल के अंदर रह गए वो गेओट बन गए। ठीक है, तो ये चीज भी एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंच बन रहा है, ठीक है, खाई बन रही है। तो इस प्रकार से इनका निर्माण हो रहा है। फिर नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक, यानी मिड ओशनिक रिज है। ये क्या है? मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई ये पर्वत पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर एक रिफ्ट यानी प्रभाजक पठार एवं इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इनकी विशेषताएं हैं। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में हमने जो रिंग ऑफ पैसिफिक फायर है उसके बारे में डिटेल से देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने ये चीजें देखी थी। तो इसमें अभी हमने ये देखा ना, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो एक बार इसको मार्कर की सहायता से देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है ना पूरा, ये मिड ओशनिक रीज है। ठीक है, और संभवतः ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, जो महासागरों में प्रेजेंट टाइम में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये था जो मध्य महासागरीय घटक है। इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं जो उभार हुआ। ठीक है, ये वाला उभार है जो ये अटलांटिक महासागर में है। इसी प्रकार से ये इंडियन ओशन में स्थित है। ठीक है, और ये लाइन दिख रही है आपको 90 डिग्री ईस्ट रीज है, ठीक है, जो इंडियन ओशन में स्थित है। उसी प्रकार से जो ये वाला जो रीज दिख रहा है ये आपको पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये महासागरों में विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, जो हमने एक जो थ्योरी पढ़ी थी वो बेसिकली, एक तो हमने पहले तो वेगनर का सिद्धांत पढ़ा था, उसके बाद में जो आर्थर होम्स की जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, सीसीटी, उसको पढ़ा था, और पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ा था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, सावंतरंग सिद्धांत को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, और जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है 1930 के दशक में दी थी आर्थर होम्स ने। ये दो चीज़ें याद रखनी है। उसी प्रकार से ये हमने टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया।
तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।